में हम उत्तराखंड के जो रिवर सिस्टम है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम उसके आगे देखेंगे। देखिए, आपको बता था कि उत्तराखंड में जो रिवर सिस्टम है वो तीन प्रकार के होते हैं। यमुना रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और काली रिवर सिस्टम। और इनमें बहुत सारे इनके और अलग अलग क्या होते हैं, ट्रिब्यूटरीज होते हैं। मैप से भी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी नदी है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये बताया था, ये टोंस नदी है। ये टोंस नदी है और ये यमुना नदी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपको बताया था कहाँ पे मिलते हैं, डाक पत्थर में मिलते हैं। और वहां पे क्या है, कालसी एक जगह है जहाँ अशोक का अभिलेख है। अब हम बात करेंगे भागीरथी या गंगा नदी तंत्र या गंगा रिवर सिस्टम। आपको भागीरथी नदी दिख रहा है। ये जो भागीरथी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री से। और गंगोत्री से निकलकर ये आगे बढ़ती है और बढ़ के जब ये टिहरी में पहुंचता है तो इनके साथ कौन सी नदी मिलती है? इनके साथ मिलती है आपका बिलंगना नदी। टिहरी में इनके साथ कौन सी नदी मिलती है? बिलंगना नदी। बिलंगना नदी मिलती है इनको टिहरी में, और यहीं पे क्या है, टिहरी डैम बने हुए हैं। आप लोग बताइएगा, जो टिहरी में भागीरथी प्लस जो बिलंगना नदी मिलती है, तो इनके संगम को क्या कहा जाता है? आप लोग भी थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, मेहनत कीजिए। मैं तो बता ही दूंगा कि भागीरथी और बिलंगना नदी जो कहाँ से मिलती है, जो पुरानी टिहरी शहर है वहां पे मिलती है, जहाँ पे टिहरी डैम बनाती है। तो इस जगह पे जो संगम होता है, या प्रयाग जिसे कहते हैं, संगम कहे चाहे प्रयाग कहे, ये प्रयाग का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, को ध्यान रखिएगा। गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग, एकदम सही बताया आपने। गणेश प्रयाग कहते हैं। तो इनका क्या, जहाँ पे संगम होता है उसको क्या कहते हैं? गणेश प्रयाग कहते हैं। गणेश प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है? पुरानी टिहरी जो शहर है उसी में मिलती है, और टिहरी डैम बने हुए हैं। जब डैम वाले चैप्टर बताऊंगा तो डैम के बारे में बताऊंगा। तो नदी ध्यान दीजिएगा। देखिए, भागीरथी नदी जब आगे और बढ़ती है तो इनके साथ क्या होता है, अलकनंदा नदी मिलती है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अलकनंदा नदी मिल रही है। इस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। इस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी क्या होता है, भागीरथी नदी के साथ मिलती है। और इसी के बाद क्या होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। इसी के बाद इनको क्या होता है, गंगा कहा जाता है। इनके बाद इनको क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ अब देखिए, इसमें जो दोनों नदियों का जो ढाल है, यानी स्लोप है, वो एक जैसा है, इसलिए इनका नाम परिवर्तित हो जाता है। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है देवप्रयाग में, और माना जाता है कि यहाँ पे जब राम जी रावण को मारे थे तो यहाँ पे तपस्या वगैरह किए थे। उनको ध्यान रखिएगा। ये अब आते हैं हम अलकनंदा नदी के बारे में। अलकनंदा नदी, अलकनंदा जो नदी है, ये निकलती है सतुपत हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दूसरी सतोपत। शादी सुदा से। सतोपत हिमनद से निकलती है, यानी ग्लेशियर से निकलते हैं। और ये कहाँ पे है? चमोली में है। कहाँ पे है? चमोली में है। और यहाँ पे एक सतोपत ग्लेशियर है, और उसके साथ साथ क्या है, एक पर्वत भी है, उसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे
अलग अलग नदियां इनके साथ मिलती हैं और उनके बाद क्या होता है, वो संगम बनाते जाते हैं, या जिसको प्रयाग कहते हैं, पंच प्रयाग बनाते रहते हैं अलग अलग नदियों से, उनमें आके मिलती रहती है। अभी बता दूंगा कौन कौन सी नदी मिलती है। और ये उत्तराखंड में एक बात ध्यान कि सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने वाला नदी यही है। उत्तराखंड का सबसे सबसे अधिक जल ग्रहण करने, जिसको कहते हैं बेसिन एरिया कहते हैं, यानी जो अपवाह तंत्र होता है, वो सबसे ज्यादा पानी लेके आने वाला नदी कौन सी है आपका? अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है, जो देवप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी से मिलती है। अब देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग यहाँ पे मिलती है। फिर क्या है, यहाँ पे एक और नदी मिलती है, विष्णु प्रयाग नदी मिलती है। फिर पिंडा नदी इनसे मिलती है। फिर धौली गंगा नदी इनसे पिंडर, सॉरी, पिंडर नदी है, पिंडर नदी हो गया। धौली गंगा नदी मिलती है, या विष्णु नदी। उसके बाद मिलती है, लास्ट में जो मिलती है वो मिलती है आपका जो देव प्रयाग। देखिए यहाँ पे ये है आपका देव प्रयाग, याद रखिएगा, ये है आपका देव प्रयाग। ये जो है, ये है आपका रुद्र प्रयाग। और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? रुद्रप्रयाग में जो नदी मिलती है उसको कहते हैं मंदाकिनी। और ये जो मंदाकिनी नदी है ना, इसके किनारे पर आपका क्या बसा हुआ है? केदारनाथ का मंदिर। जो केदारनाथ मंदिर है वो क्या है? इसके किनारे बसा हुआ है। यानी मंदाकिनी नदी के किनारे पे क्या है? केदारनाथ मंदिर अवस्थित है, यानी स्थित है। उसके बाद यहां से आता है नंदाकिनी नदी। यहां से कौन सी नदी आती है? नंदाकिनी नदी, जिसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बनाती है? नंद प्रयाग। और यहाँ पे विष्णु गंगा नदी मिलती है, तो यहाँ पे बनाते हैं विष्णु प्रयाग। और यहाँ पे मिलते हैं जो नदी, उसके बाद बनाते हैं कर्ण प्रयाग। जो पिंडर नदी जहाँ पे मिलती है, ये जगह पिंडर नदी जहाँ पे मिलती है, इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। देखिए पांच प्रयाग है, एक है विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर आपका कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और लास्ट में है देव प्रयाग। इसको याद रखिएगा। अधिकतर रुद्र प्रयाग से ज्यादा पूछते हैं सवाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंदाकिनी नदी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारा अलकनंदा नदी है ना, इनके किनारे पर जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है, जिसको कहते हैं बद्रीनाथ मंदिर, ये स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर हमेशा ध्यान रखिएगा अलकनंदा नदी के किनारे पर है। और जो केदारनाथ मंदिर है, ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। तो ये पंच प्रयाग इनको कहा जाता है, जहाँ पे मेन नदी कौन होता है? अलकनंदा है, उनके साथ तो और भी छोटी छोटी जो नदियां होती है उनमें जाके मिल जाती है। तो दो नदियों के संगम को क्या कहते हैं? प्रयाग कहा जाता है। इसको ध्यान रखें, उत्तराखंड में पंच प्रयाग। देखिए प्रयाग तो और भी है, लेकिन ये पांच प्रयाग थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आगे पढ़ेंगे, पंच केदार भी होता है। वो उसमें अलग अलग, जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, पर्यटन वाले क्षेत्र को देखेंगे, तब हम क्या होता है उसको भी बताएंगे कि जो यहाँ पे केदार, पंच केदार में कौन कौन से होते हैं। तो ये पांच प्रयाग आप लोग याद करके रखिएगा नदी सहित। और कम से कम क्या होता है, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग को याद रखिएगा, जिससे आसानी हो पाए। दूसरी बात देखिएगा, ये जो गंगा नदी है, यहाँ हरिद्वार, आप लोग देखेगा, ये क्या है? हरिद्वार यहाँ पे आती है। तो ये हरिद्वार के बाद क्या होता है? ये मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद क्या होता है? ये मैदान में प्रवेश कर। हरिद्वार अगर आप लोग गए होंगे तो देखिए, हरिद्वार जो शहर है उससे 1-2 किलोमीटर आगे क्या हुआ है? एक बैराज बने हुए हैं। उस बैराज से क्या है, बहुत सारे कैनल यानी नहरें निकाली गई है। और नहरें निकल के हरिद्वार जो शहर है उसके अंदर इसको प्रवेश किया जाता है। इसलिए हरिद्वार जो शहर है उसको क्या कहता है? सिटी ऑफ कैनल कहा जाता है। सिटी ऑफ कैनल कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार में बहुत, शहर में बहुत सारे क्या है, कैनल है, नहर है, कैनल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि ये जो हरिद्वार से थोड़े से ऊपर में क्या था, डैम बना के यहाँ से क्या था, पानी के रूट को डाइवर्ट किया था। मेन अगर गंगा नदी क्या होता है, हरिद्वार के शहर के अंदर से नहीं जाता, बल्कि उसे बगल से जाती है। शहर में जितने भी पानी जा रहा है वो नहरें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सब क्या है, नहरें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नहर क्या है, अपर गंगा कैनाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपरी गंगा नहर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा ये जो लक्सर हो गया, उसके बाद रुड़की हो गया, वो सब इस मैदान क्षेत्र में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मैदानी क्षेत्र में आते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक जिला है जिसको बिजनौर कहते हैं। तो उत्तराखंड से निकलने के बाद बिजनौर जिला में गंगा नदी पहुंचती है, ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलने के बाद कहाँ पे पहुंचती है, बिजनौर में पहुंचती है। तो बिजनौर क्या है, उत्तर प्रदेश का जिला है जो गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद आता है हमारा जो काली नदी है। काली नदी के बारे में देखिए, काली नदी का मेन, अभी उत्तराखंड में जितने भी पेपर हुआ ना, उसमें मिलम ग्लेशियर उनको मेन स्रोत या ओरिजिन माना गया है। ओरिजिन कौन सा, मिलम ग्लेशियर माना गया है। लेकिन मिलम ग्लेशियर से आगे एक जगह है जिसको कालाहंडी कहते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो नेपाल साइड में है, उन जगह से इसका मेन उत्पत्ति माना जाता है। अभी देखिए नेपाल और उत्तराखंड के बीच में सीमा विवाद में ये बहुत बड़ा विवाद है, ध्यान दिएगा। तो मेन जो अभी उत्तराखंड के जितने भी पेपर हुआ है उसका, उसमें क्या दिया रहा कि मिलम ग्लेशियर क्या होता है, काली नदी की उत्पत्ति का स्रोत इनको माना जाता है। तो यहां से निकलने के बाद क्या है, ये भारत और नेपाल के बीच में क्या होता है, बॉर्डर बनाती है। भारत और नेपाल के बीच में क्या है, बॉर्डर बनाती है। और इनमें बाद में गौरी गंगा हो गया, उसके बाद सरयू नदी हो गया। तो ये जो सरयू नदी है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सरयू नदी क्या है, बाद में काली नदी मिल जाती है। एक सरयू नदी है और एक गोमती नदी है। उत्तराखंड में भी एक गोमती नदी है, जिनका संगम कहाँ पे होता है, जिनका संगम होता है आपका बागेश्वर में होता है। कहाँ होता है, बागेश्वर में होता है। जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, जो कुली बेगर के जितने भी पत्र है वो को उनको यहाँ पे बहा दिया था। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए प्राचीन काल में उत्तराखंड का जो सबसे पवित्र नदी था वो था सरयू नदी, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का जो सबसे पवित्र नदी था वो क्या था, सरयू नदी था। प्राचीन काल की बात बोलो, जब गंगा नदी का इतना महत्व नहीं था। गंगा नदी का महत्व जानते कब हुआ, क्योंकि देखिए ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का महत्व नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जब आर्यन लोग गंगा के मैदान और यमुना के मैदान में आए और खेती बाड़ी में ज्यादा इम्पोर्टेंट होना शुरू हुआ, खेती बाड़ी का, तब क्या होता है, नदियों की महत्व बढ़ी। ज्यादा महत्व बढ़ी है जब खेती बाड़ी होने की, नदियों के क्या होता है, एक तो यातायात भी होता था और उससे क्या होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई वगैरह होते थे, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। तभी गंगा नदी की क्या है, ऋग्वैदिक काल में केवल एक बार ही गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। बाद में जब ऋग्वैदिक काल के बाद के जो समय पीरियड है, उसमें क्या है, गंगा नदी का महत्व बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इधर आ चुके थे। लेकिन उत्तराखंड में क्या है, उससे पहले से भी लोग रह रहे थे, तो उनके लिए क्या था, सरयू नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उत्तराखंड के लोग जो काली नदी है, इनको अपवित्र या उनके जल को पूजा पूजा योग्य नहीं मानते थे। ध्यान दीजिएगा, जो काली नदी है जिसको आप शारदा नदी भी कहा जाता है, तो काली नदी क्या है, उत्तराखंड में प्राचीन काल की बात बोल रहा, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या था, इसके जो जल है उसको अपवित्र कहा जा रहा था, कि इसको पूजा में इसका यानी कोई भी पूजा पाठ होता था उसमें इसका यूज नहीं करते थे पहले के समय में। आजकल तो बहुत हो गया। उसके बाद देखिए, जो काली गंगा, इसको कहीं कहीं काली गंगा भी मिलता है, काली नदी को। तो काली गंगा और जो गौरी गंगा है, इनका संगम कहाँ होता है, जोलजीबी में होता है। जो पिथौरागढ़ में एक जगह है जोलजीबी। आप लोग बताइए कि जोलजीबी में कौन सा मेला लगता है, जोलजीबी मेला लगता है सर ना, कौन सा व्यापार मेला में लगता था। है, जोलजीबी में कौन सा मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है। आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड में देखे होंगे, बहुत फेमस सर मेला है जोलजीबी में, जहाँ पर गौरी गंगा और काली गंगा, जिसे आप काली नदी कह सकते हैं, इनका संगम होता है। दूसरी बात है, उत्तराखंड में एक सर व्यापार मेला। बागवाल मेला,
नहीं, व्यापार व्यापार का मेला। व्यापार का मेला नहीं तो? बताइएगा आप। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे उत्तराखंड और नेपाल के जो सीमा है ना, यहाँ पे काली नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे पंचेश्वर बांध कहते हैं। पंचेश्वर बांध। ठीक है, एक पंचेश्वर बांध तो बनाया गया है, और एक बांध पंचेश्वर डैम जिसे कहते हैं, एक और पंचेश्वर बांध बनाने की बात चल रहा है। अगर वो पंचेश्वर बांध बन जाएगा तो ये क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। लेकिन क्या है, दिक्कत यह है कि इससे अगर वो बांध क्या होगा, अगर बन जाएगा तो कभी अगर वो बांध टूट जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगे। देखिए दिक्कतें क्यों होंगे, कि आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का जो एरिया है, वो क्या होता है, भूकंप यानी अर्थक्वेक के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। अर्थक्वेक आएगा तो बांध टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या होता है, अभी जो इन्वायरमेंटल इश्यू उसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको ध्यान दिया। आगे है रामगंगा नदी। देखिए रामगंगा नदी जो है, वो पिंडर ग्लेशियर से निकलते हैं। कहाँ से निकलता है? पिंडर ग्लेशियर से ये निकलते हैं। और ये आप लोग जानते हैं, जो कार्बेट नेशनल पार्क होके क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। और पौड़ी में इस पर बहुत बड़ा बांध बना है, जिसको कालागर बांध कहा जाता है। कालागर में क्या है, बहुत बड़ा बांध इसमें बना है, रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी क्या होता है, जो मुरादाबाद सुने होंगे, मुरादाबाद बरेली से होके बहती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी, ये से यहाँ से बहती है। कोसी नदी, आपने सुना होगा उत्तराखंड में एक कोसी नदी भी है। एक तो बिहार वाला है, वो तो है ही, और उत्तराखंड में भी एक कोसी नदी है। तो ये कोसी नदी क्या है, देखिए कोसी नदी का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे उत्तराखंड में चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कोसी नदी के जो क्षेत्र है ना, इसे कहते हैं उत्तराखंड का धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा यानी बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। कोसी नदी के जो घाटी है, आप लोगों ने रामनगर शहर का नाम सुनेगा, तो रामनगर से क्या होता है, कोसी नदी बहती है। यानी रामनगर क्या है, कोसी नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे धान का कटोरा से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। इनको भी ध्यान रखिएगा। तो कोसी नदी, और कोसी नदी क्या होता है, किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। कोसी नदी क्या होता है, कोई ग्लेशियर से ये नहीं निकलती है। उसके बाद आप लोगों ने एक नदी का और नाम सुना होगा, जिसको आप गोला नदी कहते हैं, जो हल्द्वानी के नगर से निकलता है, जो जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है, पहाड़ पानी एक जगह का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, जो उत्तराखंड की किच्छा से ये बाहर निकल जाती है। उसके बाद एक नदी है लधिया नदी। ये क्या होता है, अंतिम नदी है जो काली नदी में जाके मिलती है, मतलब यहाँ पे जाके मिलती है, उसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और काली नदी को उत्तराखंड में तो काली नदी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, या नेपाल में इसको शारदा नदी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, शारदा नदी इन्हें कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी और भी छोटे छोटे नदियां हैं, तो उन उतने छोटे छोटे नदियों के बारे में जानकारी उतना जरूरी नहीं है, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके विस्तार भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुआ। इसमें नोट्स में सब लिखा है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। देखिए यमुना नदी के बारे में आप लोगों को पता था। देखिए यमुना नदी का जो मेन कौन कौन से हेल्पिंग है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर भी आपको बता दें कि इसका उद्गम कहाँ होता है। ये बंदरपुर पर्वत के जो यमुनोत्री हिमनद है, यहाँ से ये निकलती है। और काठा नामक स्थल से निकलती है। इस नदी को यमुनोत्री से प्रयागराज तक की लंबाई कितना है, टोटल लंबाई इसकी 1388 किलोमीटर लंबाई है। यानी बंदरपुर से लेके जहां पे गंगा नदी में मिलती है, प्रयागराज में है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई कितनी है, ये भी याद रखिएगा, 136 किलोमीटर है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है, ऋषि गंगा हो गया, कृष्ण घाट हो गया, बनाई घाट हो गया, हनुमान गंगा हो गया, भद्री घाट हो गया, कमल घाट हो गया, बरनी हो गया, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदी है। देखिए यमुना नदी क्या है, पश्चिमी सीमा से होती है। उत्तराखंड के जो पश्चिमी सीमा है, वेस्ट पार्ट है, उससे होते हैं। और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या होता है, सीमा का निर्धारण करते हैं, जो पहले ही आपको बता दिया हूँ। सारी चीज लिखा हुआ है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन बनता है, पूछ लीजिएगा।
टोंस नदी। तो टोंस ने बताया कि हिमालय यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उत्तराखंड की बात बोल रहा हूँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना की, वो है आपके टोंस नदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 148 किलोमीटर है। ये उत्तरकाशी के बंदरपुर के ढाल से क्या होता है, ये स्वर्ग रोहिणी हिमनद से निकलती है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी जो ग्लेशियर है वो भी पूछ लेता है। और होने वाली शूपिन नदी है हिमाचल के डोगरा से, इसके निकलने वाली एक नदी है रूपिन। आपको बता रहे कि शूपिन और रूपिन नदी से मिलकर ये बनता है। इस कौन कौन सी नदी है? शूपिन और रूपिन नदी मिलके क्या बनाता है? टोंस नदी बनाते हैं। और ये दोनों नदी कुछ क्षेत्र तक तमसा के नाम से भी जाना होता है। क्या माना जाता है? तमसा नदी के रूप में भी क्या होता है, जाना जाता है। और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या होता है, प्रभावित होता है। और ये डाक पत्थर में क्या होता है, यमुना से मिल जाती है, जो आपको पहले ही बता दिया। एक मिनट। 7:23। तो ये कहाँ डाक पत्थर में क्या होता है, यमुना से मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके आसपास क्या है, काल से भी आप लोगों को बताया था, जहाँ पे क्या है, आपके अशोक के अभिलेख है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब गंगा नदी आता है। गंगा नदी जो तंत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। ये गंगा नदी रिवर सिस्टम। तो ये देखिए, भागीरथी नदी है पहली। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये गोमुख से निकलती है। और ग्लेशियर का नाम क्या है? आपका गंगोत्री है। अलकनंदा के साथ यह गंगा नदी के दो स्रोतों में से एक माना जाता है। और अलकनंदा नदी भागीरथी की तुलना में लंबी है। यानी अलकनंदा नदी क्या होता है, भागीरथी नदी की तुलना में क्या है, लंबा है। लेकिन दोनों की ढाल क्या है, सेम है। दोनों की ढाल क्या है, ढाल मतलब स्लोप क्या है, एक जैसा है। भिलंगना नदी, आपको बताया था कि भिलंगना नदी कहाँ है। ये इसकी एक भागीरथी की सहायक नदी है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 80 किलोमीटर है। और यह प्राचीन टिहरी में भागीरथी से मिलती है। और जहाँ पे टिहरी बांध बनी हुई है। अलकनंदा नदी कहाँ है? ये उत्तराखंड से होकर बहती है। और यहाँ क्या होता है, उत्तराखंड में जो सतोपत ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है। ध्यान दीजिएगा। मंदाकिनी नदी क्या होता है, देखिए मंदाकिनी जो नदी है, ये क्या है, चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है केदारनाथ के बाद। आप जानते हैं कि जो 2013 में जो आपदा आया था उत्तराखंड में, ये जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, इसके नीचे एक झील है, लेक है, जिसे क्या है, चोराबाड़ी लेक या गांधी सरोवर लेक कहा जाता है। गांधी सरोवर झील कहा जाता है या चोराबाड़ी झील कहा जाता है, क्योंकि इसी झील में गांधी जी के अस्थि को विसर्जित किया गया था। तो इस झील के टूटने से क्या हुआ था, ये आपदा आया था 2013 में। इसको ध्यान दिया। ये अलकनंदा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अलकनंदा नदी के सहायक है। और ये दोनों जो मंदाकिनी जो नदी है, आपको बताया था कि अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। याद करिएगा एकदम पूरा, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, दोबारा केवल रिवीजन कीजिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है? ये रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। और इसके नीचे चोराबाड़ी झील है, जिसको गांधी सरोवर झील भी कहा जाता है, जिसके टूटने से 2013 में उत्तराखंड में इतना बड़ा विपदा आया था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है गंगा नदी। देखिए गंगा नदी हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार पता है कि ऋग्वैदिक बात काल के बाद से क्या है, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और गंगा जलधारा, जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, गंगोत्री से ये उद्गम होता है। और ये देव प्रयाग में क्या होता है, ये अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, हरिद्वार में ये क्या होता है, मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है, क्या होता है, यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी नदी हो गई। जो आपको जो जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तब इन सारी नदियों के बारे में भी आपको बताना है कि कहाँ कहाँ से ये निकलती है। फिर नंदाकिनी नदी है। ये नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? ये नंदा घुटकी ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान दीजिएगा। और ये नंद प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा से मिल जाती है।
कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में अला, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 56 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये है आपका नंद प्रयाग जो रिवर है उसके बारे में। अब काली नदी के बारे में देखिए। काली नदी देखिए, इसके जो इसको शारदा नदी या महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो काला पानी क्षेत्र है इसके माना जाता है, या मिलम ग्लेशियर, दोनों लिख लीजिएगा। काला पानी या मिलम ग्लेशियर, इसको लिख लीजिएगा। मिलम ग्लेशियर, इन दोनों को याद रखिएगा। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के आयोग ने इसको आंसर माना है। ठीक है, इसको होता है धौली गंगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के तवागढ़ से में काली नदी में मिलती है। देखिए धौली गंगा क्या होता है? ठीक है, धौली गंगा भी, दो धौली गंगा नदी है उत्तराखंड में, एक पूर्वी धौली गंगा नदी है और एक क्या है, पश्चिमी धौली गंगा नदी है। जो पूर्वी धौली गंगा नदी है वो काली नदी से मिलती है, और जो पश्चिमी धौली गंगा नदी है ये अलकनंदा नदी से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से। इन दोनों को याद रखिएगा। तो दोनों को याद रखिएगा, अलकनंदा नदी से कौन मिलती है? पश्चिमी धौली गंगा। और पूर्वी धौली गंगा क्या होता है आपके? काली नदी से मिलती है। गोरी नदी, देखिए गोरी नदी को गोरीगढ़ या गोरी गंगा के नाम से जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जो मुंशियारी तहसील से ये निकलती है। और जोल जीबी में क्या होता है? काली नदी में मिलने से या पहले यह नदी मिलम ग्लेशियर से इतना किलोमीटर की दूरी कम बहती है। ठीक है, तो कहाँ मिलती है? ये जोल जीबी में क्या होता है, इन दोनों का संगम होता है। काली नदी, काली गंगा या काली नदी और गोरी नदी का संगम कहाँ पे होती है? पिथौरागढ़ में है। जोलजीबी कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। तो यहाँ पे इनकी संगम होती है। फिर आता है पिंडर नदी। पिंडर नदी पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 105 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, इसको 105 किलोमीटर उत्तराखंड में ये बहती है। और पिंडर ग्लेशियर कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में तीन डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। एक तो है आपका चमोली, और एक है आपका बागेश्वर, और एक है आपका टिहरी। आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, दूधातोली, जो ये तीन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। जो घास के बहुत बड़ा मैदान है। तो दूधातोली ये क्या है? इस ग्लेशियर के नीचे स्थित है। बहुत ही अच्छा जगह है। अब लोग जानेगा, जो पिंडर ग्लेशियर है उसके ऊपर, उसके नीचे क्या है, दूधातोली नामक एक स्थान है, जिसे जो घास के मैदान के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? घास के मैदान के लिए बहुत फेमस है। अगला है नायर नदी। तो नायर जो नदी है, ये इसकी जो उत्पत्ति होती है पौड़ी गढ़वाल जिले की जो दूधातोली पहाड़ी है, देखिए अभी आपको बता रहा था, वही पहाड़ी से ये निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर है। और इसे पश्चिमी नदी, देखिए नायर नदी भी दो है, एक पूर्वी नायर कहते हैं और एक पश्चिमी नायर है, दो अलग अलग नायर इसमें चलती है। तो दो नायर नदी है, एक पूर्वी नायर नदी है और एक पश्चिमी नायर नदी है। सरयू नदी, कुमाऊं क्षेत्र में अनेक नदी का, सरयू नदी उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है जो कुमाऊं से निकलती है। कि ये कहाँ से निकलती है? कुमाऊं से निकलती है। और आपको बताया था कि इसकी जो पंचेश्वर में क्या होता है, ये मिल जाती है काली नदी में। और इसमें आपको बताया था कि ये जो सरयू नदी है, ये सरयू नदी और गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? बागेश्वर में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? और सरयू नदी को पहले बहुत पवित्र नदी माना था उत्तराखंड में, पहले की बात बोल रहा हूं, अभी की बात नहीं है। तो ये क्या है, उत्तराखंड के जो मुख्य नदी है, गोला नदी के बारे में बता दिया, कोसी नदी के बारे में बता दिया हूँ। उसके बाद आपका जो रामगंगा नदी है इसके बारे में भी आपको बता दिया हूँ। तो ये जो मेन मेन जो नदियां है उत्तराखंड में, ये नदियां है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत आ रहा होगा किसी नदी के बारे में जानने के लिए, ठीक है, दो चीज याद करिएगा नदी के बारे में, कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, और कहाँ पे वो मिलती है या कोई संगम बनाती है कि नहीं। फिर डैम क्या होता है आपको बताऊंगा, डैम इसके बाद जो चैप्टर होगा उसमें बताऊंगा। जब डैम में दिक्कत नहीं होगा तो उसको ध्यान देगा। तो ये हो गया उत्तराखंड के नदियों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो फेस्टिवल वगैरह है, या कह सकते हैं
जो पर्यटक स्थल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, पर्यटन स्थल के बारे में हम बात करेंगे। जो हिस्ट्री थोड़ा सा बहुत लेंदी है, हिस्ट्री में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम पर्यटन स्थल को अगर जान लेंगे तो हिस्ट्री को जानना बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल हैं उसको अगर हम जो लोग जान लेंगे तो हिस्ट्री पढ़ना क्या होगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर दिक्कत होगा कि कहाँ से क्या मिला है। तो अगर जगह का नाम अगर हम लोग देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, उससे लोकेशन क्या है, तो उसको ध्यान देगा। देखिए एक एक डिस्ट्रिक्ट करके हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, जिससे इजी हो जाएगा। तो इस देखिए जितने भी पर्यटन स्थान है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो जितने भी पर्यटक स्थल है उनमें देखिए क्या क्या है। देखिए उत्तराखंड में अगर पर्यटक स्थल की बात की जाए, ये दो तरह के मुख्यतः है। एक है आपका प्राकृतिक, और दूसरा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक, यानी कल्चरल। और आजकल देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे क्या है, चिकित्सा पर्यटन बनता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये नया सिस्टम है चिकित्सा पर्यटन। क्योंकि चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से यहाँ के जो वायुमंडल है शहरों के अपेक्षा ज्यादा शुद्ध होता है, इसलिए लोग क्या होता है यहाँ पे इलाज कराने, या आयुर्वेद योगा वगैरह जो होता है। अब जानते हैं कि जो ऋषिकेश है उसको योग राजधानी कहा जाता है। ऋषिकेश को क्या कहा जाता है, योग राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ पे योग सीखने के लिए बहुत सारे देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं। तो आजकल क्या है, ये योग भी क्या होता है, एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। ये धार्मिक में मत रखिएगा, ये चिकित्सा पद्धति है। तो इसको सीखने के लिए भी क्या, आज बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कैंप लगे होते हैं ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह में। उसको देंगे। प्राकृतिक का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपका जितने भी पहाड़ हो गया, हिल्स एरिया हो गया, उसके बाद जितने भी झील हो गया, उसके बाद जितने भी आप वन वगैरह हो गया, बर्ड वॉचिंग वगैरह वगैरह होता है, आज लोग जानते हैं, वन हो गया, ये सब क्या होता है, प्राकृतिक में आते हैं। धार्मिक में क्या होगा, जितने भी मंदिर है या बहुत सारे गुफा वगैरह है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, या जो हमारे यहाँ पे जो जनजातीय है उनके संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। जो जनजाति है उनके क्या होते हैं, संस्कृति को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। ध्यान ठीक है। आजकल देखिएगा एक चीज और हो गया, यहाँ पे खेल पर्यटन भी बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो रहा है। लोग खेल खेल के बहुत सारे विधि है उनको यहाँ पे करने के लिए आते हैं। आप देखिए उत्तराखंड में क्या है, 38वीं राष्ट्रीय खेल हो रहा है। अब हल्द्वानी में भी हो रहा है और देहरादून में होगा। प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी खेल है, 38वीं राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम हो रहा है उत्तराखंड में। तो इससे उत्तराखंड में कौन पहले पदक जीता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको भी आप लोग नोट करते रहिए कि कौन जीते हैं कौन नहीं जीते हैं। कम से कम उत्तराखंड के व्यक्ति को तो कम से याद रखिए। और कहाँ कहाँ हो रहा है इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा खेल है, 38वीं नेशनल गेम है, यानी 38वीं नेशनल गेम इसमें हो रहा है। चिकित्सा बोल रहे खेल, देखिए खेल में देखिएगा दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल खेल होता है, और पहाड़ों साइड में क्या होता है, एक साहसिक खेल होता है जिसको एडवेंचर गेम कहा जाता है। आप बोले एडवेंचर गेम क्या है, देखिएगा नदी में रिवर रिफ्टिंग हो गया, उसके बाद पहाड़ों में जो चढ़ाई होता है पर्वतारोही हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे इस तरह के जो गेम्स होते हैं। तो इसको कहते हैं साहसिक गेम कहा जाता है, एडवेंचर गेम हुआ। ये भी क्या है, अब उत्तराखंड में धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है। तो इन सारे चीजों पर क्या है, हम बात करेंगे। देखिए सबसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, ऊधम सिंह नगर के बारे में जानकारी करते हैं। ऊधम सिंह नगर दूसरे फाइल में आप लोगों का इसके बारे में है सब कुछ, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, उधम सिंह जो नगर है ये तो पहले किससे अलग हुआ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, 1995 में ये अलग हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, उधम सिंह नगर है।
और उधम सिंह नगर क्या है, उत्तराखंड का सबसे विविधता वाला जिला है, डाइवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ के लोगों के अतिरिक्त मैदान के लोग भी यहाँ पे आके निवास करते हैं। दूसरी बात है कि ये पूरी तरह से तराई में स्थित है। कहाँ स्थित है, तराई में स्थित है। और ये क्या है, उत्तराखंड का सबसे लंबा लंबा जिला है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, उत्तराखंड का क्या है, सबसे लंबा जिला। देखिए इसकी जो लंबाई है बहुत लंबा है, मतलब उसका चौड़ाई बहुत कम है, लंबाई बहुत ज्यादा है। और ये क्या पूरी तरह से तराई क्षेत्र में बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है, तराई क्षेत्र में बसा हुआ। अब हम उधम सिंह नगर में जो मुख्य मुख्य पर्यटन स्थल है उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग को अगर मालूम होगा, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें खटीमा क्षेत्र से, अगर बात करते शुरू करें, क्योंकि एक एक क्षेत्र को लेकर चलना पड़ेगा। तो खटीमा में जहाँ पे शारदा नदी वगैरह वहां से गुजरती है, खटीमा के जो नेपाल के बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है, वहां पे उत्तराखंड का जो मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, मगरमच्छ क्षेत्र। वहां पे मगरमच्छ को क्या होता है, मगरमच्छ क्या, देखिए भारत में क्या होता है, मगरमच्छ नहीं होते बल्कि क्या होता है, घड़ियाल पाए जाते हैं, जिसको एलिगेटर कहते हैं। मगरमच्छ नहीं होते बल्कि क्या होता है, घड़ियाल होते हैं, जिनके जो माउथ होता है थोड़ा सा लंबा होता है। और जो मगरमच्छ जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, उनके जो जबड़ा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, आयताकार होता है, बड़ा होता है। और जो घड़ियाल होते हैं, तो खटीमा के जो एक क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, खटीमा में ही क्या है, घड़ियाल संरक्षण केंद्र है या रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा, तो घड़ियाल संरक्षण रिजर्व रिजर्व अगर उत्तराखंड में कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके खटीमा में है, संरक्षण रिजर्व। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उत्तराखंड में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, अगर अगर आप आगे इंपॉर्टेंट अगर पर्यटन स्थल की बात करें, नानक मत्ता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माना जाता है कि यहाँ पे जो सिख धर्म के जो पहले गुरु है, गुरु नानक देव, यहाँ पे आए थे और यहाँ पे विश्राम किए थे। अगर आप लोग कभी गए होंगे तो वहाँ पे एक बट वृक्ष है, मानते कि उस बट वृक्ष में उन्होंने क्या किया था, विश्राम किए थे, इसलिए उनको बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें नानक मत्ता है, जो कहाँ पे क्या है, गुरुद्वारा है। और साथ साथ क्या है, नानक सागर करके एक झील भी है, नानक सागर करके क्या है, एक झील भी है, झील नहीं लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है, ध्यान दीजिएगा। ये किसकी कौन सी लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, जो आपके है। और जो नानक मत्ता जो जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, आपको पता है कि एसटी के लिए क्या है, आरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम लोग उत्तराखंड के जो दक्षिणतम जिला है, उधम सिंह नगर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए उधम सिंह नगर आपको पता है कि सबसे दक्षिण में स्थित है। और इसमें तहसील जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ये ने पूर्वी साइड में खटीमा है, फिर सितारगंज है, फिर खिच्चा है, फिर गदरपुर है, फिर बाजपुर है, फिर काशीपुर है, फिर जशपुर है। ये आप लोग जानते हैं, देखे सुने होंगे। आपको पहले पता कि नानक मत्था के बारे में बताया, और खटीमा में जो घड़ियाल रिजर्व सेंटर है उसके बारे में आपको बताया, तो इन दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद नानक सागर, उसके बाद जो गुरु नानक देव वहाँ पे ठहरे थे, झील वगैरह है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताया था। अभी देखिएगा सितरगंज जो क्षेत्र है, सितरगंज क्षेत्र में क्या है, इस समय इंडस्ट्रियल एरिया है बनाया जा रहा है। देखिए भारत में जो सिडकुल है ना, उनके 7 क्षेत्र है, उनमें से सितरगंज भी इसमें शामिल है। अभी क्या है, देखिए पहले क्या था, गदरपुर क्या है, सबसे बड़ा सिटकुल एरिया माना जाता था। अब क्या है, सितरगंज में फेज 2 बन रहा है, अगर वो बन जाएगा तो क्या होगा, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा सिटकुल एरिया हो जाएगा, इसको ध्यान देगा। फिर हम
एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो उधम सिंह नगर है इसका जो जिला मुख्यालय है वो आपके रुद्रपुर में है। और रुद्रपुर को किसने बसाया था? देखिए, रुद्रपुर को जो बसाया था उसका नाम था रुद्र चंद्र वंश, एक शासक थे जिसका नाम था रुद्र चंद्र थे। तो रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर को बसाया था। ठीक है, रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर को बसाया था। और उधम सिंह नगर क्या था? उधम सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके नाम पर उनका इस जिले का नाम रखा गया है। फिर आता है काशीपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। काशीपुर आप लोग जानते हैं कि ये बहुत प्राचीन शहर है उत्तराखंड का। और काशीपुर का जो प्राचीन नाम है वो है गोबीशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा। ये काशीपुर का क्या है? प्राचीन नाम है गोबीशन। और किस काल में इसको गोबीशन कहते हैं? ये कहते थे बुद्ध काल में। किस काल में? बुद्ध काल में इसको गोबीशन कहा जाता था। यानी जब हर्षवर्धन काल, उसके जो पहले के काल थे, जब यहाँ पे चीनी यात्री आए थे तो उन्होंने इसको क्या है, गोबीशन के रूप में पहचान की। और जो वर्तमान काशीपुर है इसको काशीनाथ नामक अधिकारी ने इसको बसाया था। किसने? काशीनाथ। और एक बात ध्यान रखिएगा आप, इसी काशीपुर में क्या है, जो गुमानी पंथ है, जो कुमाऊं भाषा का पहला कवि माना जाता है, गुमानी पंथ का जो कर्म भूमि है वो क्या है? काशीपुर है। काशीपुर क्या है? गुमानी पंथ का जो कर्म भूमि है वो क्या है? काशीपुर है। इसको ध्यान रखिए, गुमानी पंथ का क्या है? हाँ। यहाँ पे दो झील है, एक गिरितल है और एक द्रोणा सागर ताल है। माना जाता है कि ये जो द्रोणा सागर ताल है यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाया था। क्या सिखाया था? धनुर्विद्या या धनुष के विद्या सिखाए थे। कहाँ पे? ये द्रोण सागर ताल में या द्रोण सागर झील के किनारे पे आया था। इसी में काशीपुर में क्या है, चैती देवी का मेला लगता है, यानी चैती मेला लगता है। चैती मेला। और जो चैती मेला लगता है, जिसको बाल सुंदरी का मेला भी कहा जाता है, बाला सुंदरी का मेला, जो बोक्सा जनजाति होता है उत्तराखंड में, बोक्सा जनजाति का प्रमुख देवी है। बोक्सा जनजाति का क्या है? ये प्रमुख देवी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो बोक्सा जाति जनजाति का प्रमुख देवी कौन है? बाला सुंदरी। क्या नाम है इसको? बाला सुंदरी। जो काशीपुर में चैती मेला 1 महीने तक चलता रहता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। लगता है कहाँ पे लगता है? आपके काशीपुर में लगता है। और काशीपुर में क्या है, उत्तराखंड का एकमात्र सूती मिल है। यहाँ पे क्या है? सूती मिल। उत्तराखंड का सबसे सूती मिल यानी कॉटन फैक्ट्री यहाँ पे है। कहाँ पे? काशीपुर में। और काशीपुर में एक चीज और याद रखेगा, यहाँ पे उत्तराखंड का पहला, या कह सकते, IIM स्थित है। IIM जानते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है? काशीपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कहाँ पे है उत्तराखंड में? ये काशीपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये काशीपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये काशीपुर में ये स्थित है, ध्यान दिएगा। उसके बाद आता है अटारिया मेला। देखिए, ये अटारिया जो मेला है ये रुद्रपुर में लगता है। रुद्रपुर में लगता है। अटारी देवी का मेला होता है, ये रुद्रपुर में लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पे लगता है? रुद्रपुर में इसको लगता है अटारिया का मेला। चैती नारक मत्ता आपको बता दिया। इसका अतिरिक्त थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिएगा। न- पंतनगर। पंतनगर के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। देखिए, पंतनगर, पहली बात तो यहाँ पे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, यानी इंडिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये आपके पंतनगर में है, जिसको गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1960 में इसकी स्थापना हुई। इसे हरित क्रांति का जन्म स्थल कहा जाता है। हरित क्रांति का जन्म स्थल कहा जाता है। हरित क्रांति का क्या है यहाँ पे, जन्म स्थली कहा जाता है। और यहीं पे क्या है, सी मैप है। सी मैप मतलब यहाँ पे जो पौधे वगैरह होते हैं उस पे रिसर्च वगैरह किया जाता है। या कुक्कुट फार्म में बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च काम की जाती है पंतनगर में। और पंतनगर में हमें वर्ष में 2 बार क्या लगता है, कृषि मेला लगता है। पंतनगर में क्या लगता है, वर्ष में 2 बार कृषि मेला लगता है, एग्रीकल्चर फेयर लगता है। कहाँ पे, पंतनगर में। अब तक की बात बोल रहा हूँ, उत्तराखंड का सबसे बड़ा सिडकुल कौन सा है, पंतनगर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो सिडकुल है वो कहाँ पे है, पंतनगर है। अब इसके बाद क्या होगा, सिदरगंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो पंतनगर में क्या है, सबसे बड़ा सिडकुल जो क्षेत्र है यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे है, पंतनगर में। दूसरी चीज और एक भी ध्यान रखिएगा, पंतनगर में क्या है, उत्तराखंड का सबसे गर्म एरिया यही है। सर्वाधिक गर्म, गर्म स्थल कहाँ पे है, गर्म स्थल ये पंतनगर में। सर्वाधिक गर्म स्थल कहाँ पे है, पंतनगर में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पंतनगर में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा। तो ये पंतनगर के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अब पंतनगर में एक हवाई अड्डा भी है। पंतनगर में क्या है, एक हवाई अड्डा भी है। ध्यान रखिएगा, पंतनगर में क्या है, एक हवाई अड्डा भी है। जो अभी हेलीकॉप्टर का नियमित सेवा यहाँ से शुरू की गई है। तो पंतनगर में क्या है, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा के बारे में भी क्या है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रहेगा, पंतनगर में क्या है, एक हवाई अड्डा भी यहाँ पे स्थापित की गई है। और पंतनगर के नजदीक क्या है, रुद्रपुर है। रुद्रपुर आपको पता है कि उधम सिंह नगर का क्या है, मुख्यालय है। उधम सिंह नगर का मुख्यालय क्या है, रुद्रपुर है। और इसे स्थापित किसने किया था, रूपचंद्र ने इसकी स्थापना की थी, जो चंद्र वंश के राजा थे। और ये क्या है, जिला मुख्यालय है। ये क्या है, जिला मुख्यालय के लिए बहुत ही फेमस है। जिला मुख्यालय कहाँ पे है आपका, रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर में है। कहाँ पे है, रुद्रपुर में जिला मुख्यालय इसमें स्थित है। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये भी रुद्रपुर शहर में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर स्थित है जो फेमस है। दूसरी बात है, रुद्रपुर में क्या है, उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान। ये कहाँ पे है, ये भी रुद्रपुर में है। इसको ध्यान रखिए, जितने भी ग्रामीण विकास संबंधी जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं वो रुद्रपुर में ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे होते हैं, रुद्रपुर में ही ये यहाँ पे होते हैं। तो उत्तराखंड का ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, आपके रुद्रपुर में है। तो ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, ये रुद्रपुर में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। और आपको बता कि उधम सिंह नगर में क्या है, उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे कम साक्षरता। और एग्रीकल्चर सबसे अधिक क्या होता है, उधम सिंह नगर में होती है उत्तराखंड का। यहाँ पे धान, गेहूं और जो गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो ये उधम सिंह नगर के बारे में जो बेसिक जानकारी है ये आपको बता दिया। अब देखिए, उधम सिंह नगर के बाद अगर उत्तर की तरफ जाए तो आता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, नैनीताल। देखिए नैनीताल बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। ये अंग्रेजों के समय पे बना हुआ था। कब बना था, अंग्रेजों के समय पे बना था। ये नैनीताल बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है। अंग्रेजों ने इसको, जब कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया था तब इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका गठन किया गया था
जब 1904 में इसका गठन किया गया था सबसे पहले, जिले के स्तर पर इसको 1904 में से गठन किया गया था। नैनीताल जिले में अगर पर्यटक स्थल की, अगर इंपॉर्टेंट जगह की अगर बात करें, तो सबसे अगर हम नीचे से अगर देखें तो सबसे पहला आता है लाल कुआं। लाल कुआं का नाम आप लोगों ने सुने होंगे। लाल कुआं में क्या है, यहाँ पर सेंचुरी पेपर मिल है। पेपर मिल, ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल है। एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल, यानी कि ये एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल कौन सा है आपका, सेंचुरी पेपर मिल, जो बिरला कंपनी का है। किस कंपनी का, बिरला कंपनी का ये पेपर मिल है, जो आपके लाल कुआं में स्थित है, इसको ध्यान रखिए। दूसरी बात, लाल कुआं में क्या है, उत्तराखंड खंड सहकारी दुग्ध समिति का मुख्यालय भी यहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों कहाँ पे हैं, लाल कुआं में स्थित है। लाल कुआं से ऊपर अगर हम आए, पर्यटक स्थल के रूप में अगर देखा जाए, तो पहला आता है हल्द्वानी। हल्द्वानी की स्थापना अंग्रेजों के समय पे की गई थी। यहाँ पे हल्दू का जो पेड़ है उसके कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा है। ठीक है। और हल्द्वानी का जो स्ट्रक्चर है वो तलहटी में है। और हल्द्वानी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का आर्थिक राजधानी। इसे उत्तराखंड का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या है, इससे ऊपर अगर हम जाए तो आता है काठगोदाम। ये क्या है, उत्तराखंड में कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुमाऊं का एंट्री गेट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, काठगोदाम को कहा जाता है। दूसरी बात, जो गोला बैराज है वो भी काठगोदाम में स्थित है। जो गोला नदी पर बना हुआ बैराज है वो भी काठगोदाम में है। तीसरे, काठगोदाम से अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे रानी बाग आता है। रानी बाग बहुत फेमस है। आप लोगों ने एक रानी का नाम सुना होगा, जिया रानी। तो जिया रानी के नाम पर इस रानी बाग का नाम रखा गया है। उन्होंने यहाँ पे विश्राम वगैरह किए थे। और यहाँ पे जो घाट है वो, जो पिंडदान वगैरह करते हैं उसके लिए बहुत फेमस है। दूसरी बात, रानी बाग में पहले HMT जो घड़ी है उसकी फैक्ट्री यहाँ पे था। अभी तो खत्म हो गया। तो ये रानी बाग में स्थित है। ध्यान देगा, रानी बाग में यहाँ तो किसके नाम पे पड़ा है, जिया रानी। रानी बाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर भी है जिसको शीतला देवी मंदिर भी कहा जाता है। कौन सी मंदिर कहते हैं, शीतला देवी मंदिर इसको कहा जाता है, जो जंगलों के अंदर है। इसको ध्यान रखिएगा, रानी बाग। उसके ऊपर हम जाते हैं तो जौलीकोट आता है। जौलीकोट, अब लोग जानते हैं आजकल मशरूम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसको मशरूम शहर कहा जाता है। मशरूम स्थल इसको कहा जाता है। यहाँ पे मशरूम की खेती बड़ी पैमाने पर की जाती है। मशरूम के लिए क्या है, जॉलीकोट बहुत ही फेमस है। और पहाड़ी फलों के लिए भी क्या है, जॉलीकोट है। और माना जाता है कि उत्तराखंड में क्या होता है, इस जॉलीकोट के ऊपर से क्या होता है, बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। बर्फबारी यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो जॉलीकोट भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नैनीताल में अगर जाते हैं, जो नैनीताल शहर है, नैनीताल में इंपॉर्टेंट क्या है, पहली है नैनी झील, जिसे क्या कहा जाता है, त्रि ऋषि सरोवर कहा जाता है। या नैनीताल को सरोवर नगरी कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, सरोवर नगरी कहा जाता है। यहाँ पे कुमाऊं मंडल का क्या है, मुख्यालय है। क्या है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है यहाँ पे आपके नैनीताल में। क्या है, कुमाऊं मंडल। यहाँ पे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कहाँ पे है, नैनीताल में है। नैनीताल में एक जू भी है। ध्यान दीजिएगा, नैनीताल में क्या है, एक चिड़ियाघर भी है। नैनीताल में जो झील है उसके चारों ओर 7 पहाड़ी से घिरा हुआ है। जो नैनीताल की सबसे जो ऊंची पहाड़ी है उसको चाइना पीक कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिए, सबसे ऊंची पीक को क्या कहते हैं, चाइना पीक। यहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय का क्या है, मुख्यालय है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का क्या है, मुख्यालय है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का क्या है, यहाँ पे मुख्यालय है नैनीताल में। इन सारी चीजों को आप लोग को याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं रामनगर। रामनगर यहाँ पे उत्तराखंड के जो बेसिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड का जो यूके बोर्ड का क्या है, यहाँ पे ऑफिस है, मुख्यालय है। किस कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है और इसे जिम कार्बेट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या था, जिम कार्बेट का क्या है, प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। जिम कार्बेट का प्रवेश, यहाँ पे क्या है, जो जिम कार्बेट थे उनका एक संग्रहालय भी है। उन्होंने संग्रहालय बनाया था। तो संग्रहालय भी कहाँ पे है, आपके रामनगर में है। तो रामनगर में इसको इसमें है। रामनगर से अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो आता है काला डूंगी। काला डूंगी यहाँ पे आता है। काला डूंगी क्या है, एक यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक और सुंदरता के लिए क्या है, काला डूंगी बहुत फेमस है। तो इसके इधर पर आप याद रखिएगा, काला डूंगी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। दो चीज याद रखिएगा, एक है भीमताल। भीमताल में जो ताल है, जो भीमताल एक ताल भी है और जगह का नाम भी है। जो भीमताल है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा झील है। भीमताल क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा झील है। इसको देने का, सबसे बड़ा झील, बड़ा झील, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा क्या है, झील है। कुमाऊं का बोल रहा हूँ, गड़बड़ का नहीं। दूसरी बात, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक जगह आता है भवाली। भवाली में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे टीबी रिसर्च सेंटर है। जो टीबी होता है उनके रिसर्च सेंटर यहाँ है। दूसरी बात, उत्तराखंड का विधि विश्वविद्यालय है यहाँ पे। उत्तराखंड का क्या है, विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ कॉलेज है यहाँ पे। विश्वविद्यालय कहाँ पे है, आपके भवाली में है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये टीबी जो है इसके लिए भी है फेमस है। टीबी का रिसर्च वगैरह यहाँ पे होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, क्षय रोग जिसे कहते हैं, तपेदिक रोग जिसे कहा जाता है, उसके लिए है, इसके फेमस है। उसके बाद आता है रामगढ़। रामगढ़ क्या होता है, फलों के लिए फेमस है। इसको फलों का टोकरी कहा जाता है। फलों का टोकरी कहा जाता है इसे। यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है, एक संग्रहालय है। मतलब वो यहाँ पे आके वो ठहरते थे वगैरह, उनका जो रूम था। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है, यहाँ पे संग्रहालय है। टैगोर का संग्रहालय। और महादेवी वर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टाइटल है
इनका भी क्या है, यहाँ पे उनका घर वगैरह है। आप लोगों ने एक महादेवी वर्मा का एक कहानी सुनी है, गुलेरिया। तो गुलेरिया को जो लिखा था महादेवी वर्मा जी ने, वो इस रामगढ़ में बैठ के लिखे थे। आप फलों के लिए बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं। ये फलों के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है रामगढ़, जो उत्तराखंड में है। तो रामगढ़ किसके लिए फेमस है? फलों के लिए फेमस है। यहाँ पे महादेवी वर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या है, उनके निवास स्थान यहाँ ठहरते थे। जब, अब लोग जानते हैं जो भी राइटर वगैरह होते हैं वो एकांत चाहता है, तो एकांत के समय पे क्या होता है, यहाँ पे आके अध्ययन वगैरह करते थे। तो उनको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नैनीताल से थोड़े दूर पर एक जगह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एरीज। एरीज का मतलब होता है आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर, का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लाल का डंडा में स्थित है। तो एरीज जो रिसर्च सेंटर, यहाँ पे क्या है, आर्यभट्ट भौतिक अनुसंधान संस्थान है, संस्था। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च वगैरह होते हैं। और यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा दूरबीन लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भारत का क्या है, सबसे बड़ा दूरबीन है, जिससे खगोल जो होते हैं, नहीं एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो सब यहाँ पे जो खगोल पिंड होते हैं, एस्ट्रोलॉजर बॉडी होते हैं, उसका अध्ययन वगैरह करते हैं। एरीज एक जगह है, मतलब एक नाम है, समझ लिए। तो आर्यभट्ट भौतिक अनुसंधान संस्थान है, जो नैनीताल के जस्ट बगल में है। दूसरा है, उत्तराखंड में जो वैक्सीन बनाया जाता है, जिसको पर्वतगण कर कहा जाता है, वो भी क्या नैनीताल के नजदीक है। तो नैनीताल भी लिखा जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड का क्या वैक्सीन वगैरह बनाया जाता है, जो टीके वगैरह होते हैं, तो ये उत्तराखंड में इस क्षेत्र में बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो नैनीताल में ये जगह पे क्या होता है, नैनीताल में वैक्सीन बनाया जाता है, जो वैक्सीन होते हैं वो बनाता है। दूसरी बात आपको बता कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है, ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रामनगर है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि रामनगर क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हेडक्वार्टर है। और जो जिम नेशनल कार्बेट पार्क है, ये क्या है, भारत में सबसे अधिक किसी नेशनल पार्क में आने वाले टूरिज्म में सबसे अधिक लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड के जो टाइगर रिजर्व है, उनमें से सबसे अधिक बाघ पाया जाता है। किसी एक नेशनल पार्क अगर की बात की जाए, तो सबसे अधिक जो टाइगर पाए जाते हैं वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जिम कार्बेट। इसका नोट्स आपको दे दूंगा। तो मैं पेज बदलने से बढ़िया है कि आपको नोट्स दे दूंगा, तो इसलिए मैं पेज नहीं बदल रहा हूँ, ये सारी चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए इसको घबराइए मत। तो ये क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। देखिए उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। एक तो क्या है, आपका जिम कार्बेट है, और एक राजाजी नेशनल पार्क है। तो उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व है, और ऐसे कितने, 6 नेशनल पार्क है, उसमें से दो टाइगर रिजर्व है। देखिए नैनीताल, आपको पता है कि यहाँ पे कुमाऊं का क्या है, मुख्यालय है। कुमाऊं मंडल का यानी जो डिवीजन है उसका मुख्यालय है। और जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का भी मुख्यालय यहाँ पे, हाई कोर्ट भी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहाँ पे है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर भी क्या है, कैंपस वगैरह सब यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे बहुत सारे ताल है। तो ताल यानी झील अलग से आपका टॉपिक है, झील के बारे में वो अलग से, हम कल झील के बारे में बात कर लूंगा। झील और जो और भी बात है, तो उसको ध्यान देखिएगा कि उत्तराखंड में कौन कौन से झील यानी लेक वगैरह वगैरह है। अब देखिए, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर हम बात करेंगे, तो वो आता है चंपावत। चंपावत डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने होंगे। देखिए जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी 95 में इसको अलग करके बनाया गया था। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा मुख्य पर्यटन स्थल है उसको समझ लीजिएगा। एक तो है आपका टनकपुर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? टनकपुर।
टनकपुर के बारे में आप लोग जानते हैं। उसके बाद चंपावत, उसके बाद आपका बनबसा, उसके बाद क्या है, बनबसा। और एक जगह का जो बहुत ही फेमस है वो है आपका पूर्णागिरि देवी मंदिर। इन्हीं से क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है चंपावत। चंपावत जो हुआ ना यहाँ पे, सबसे पहले जो चंद्र वंश का उत्पत्ति हुआ था, चंद्र राजाओं की जो उत्पत्ति होता है, सोमचंद जो संस्थापक है, इसके संस्थापक कौन है, सोमचंद है। तो सोमचंद ने सबसे पहले चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था। और कुमाऊं शब्द का जो उत्पत्ति है यहीं से हुआ है। कुमाऊं शब्द का जो उत्पत्ति है, पहले इन चंपावत वाले क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। पहले चंपावत के जो क्षेत्र है उसी को कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आज तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। यहाँ पे माना जाता था कि जो कुर्म अवतार हुआ था भगवान विष्णु के, तो उसी कुर्म के जो अभ्रंश शब्द से क्या बना, कुमाऊं बना। और यहाँ पे कांतेश्वर जो महादेव मंदिर हो गया वो बहुत फेमस है। एक हाथी जो हाथ हाथनौला जिसे कहते हैं, जो एक हाथ से बना गया था, एक मिस्त्री, उसके लिए बहुत फेमस है। और ये जो चंपावत है, ये इसका क्या है, हेडक्वार्टर भी है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है टनकपुर। टनकपुर चंपावत का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ तक क्या है, रेलवे लाइन बिछी हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कहाँ तक रेलवे लाइन, पूर्वी भागों में कहाँ तक रेलवे लाइन है, आपके टनकपुर तक रेलवे लाइन से भी जुड़ी हुई है। तो ये, और ये क्या है, शारदा नदी के तट पे बसा हुआ है, या काली नदी कह सकते हैं, या शारदा नदी या काली नदी जो भी कहे, इसके तट पे बसा हुआ है। बनबसा। बनबसा क्या है यहाँ पे, इस बनबसा से क्या होता है, जो काली या शारदा नदी है, ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे नेपाल में प्रवेश करता है। तो बनबसा में एक बहुत बड़ा क्या है, जल विद्युत केंद्र है। जल विद्युत केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। जल विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है, आपके बनबसा में है। उसके बाद पूर्णागिरि देवी मंदिर, ये बहुत फेमस है। जो माता सती के यहाँ पे अंग गिरे थे, आप लोग बताइएगा, पूर्णागिरि मंदिर में माता सती के कौन सा अंग गिरा था, कौन सा अंग गिरा था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये चैत महीने में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चैत महीने में क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है पूर्णागिरि में। तो आप लोग थोड़ा बताइएगा कौन सा अंग गिरा था यहाँ पे। आप लोग जानते हैं कि सती जी को जब उनको अग्नि में अपने आप को जला लिए थे, तो विष्णु के अपने चक्र से उनके शरीर के जहां जहां अंग गिरे हैं वहां पे शक्तिपीठ बने हुए हैं। तो भारत में जितने भी शक्तिपीठ हैं वो सब क्या है, उनको मान्यता के अनुसार माना जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी शक्तिपीठ है ये सब पहाड़ों पे और जंगलों में है। यानी कुल मिला के पहले जमाने में क्या होता है कि जो शक्ति की जो पूजा होती थी, या फीमेल जो भगवान की जो पूजा होती थी, देवियों की, वो अधिकतर आदिवासी लोग ही करते थे। मतलब आदिवासी का मतलब होता है जो जंगलों में रहते थे। देखिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जंगलों में रहने वाले लोग। जो पहले आर्यन लोग थे वो क्या है, देवियों की पूजा नहीं करते थे। पहले क्या था, जो देवता, जो मेन मेन देवता थे, उनके साथ क्या है, कोई महिला देवी नहीं जुड़े हुए थे। बाद में धीरे धीरे क्या है, समाज में डेवलपमेंट हुआ, और धीरे धीरे क्या है, उनके साथ हर एक देवियों को उनके साथ अटैच कर दिया गया। तो आदिवासी लोग के यहाँ पे सबसे ज्यादा देवी, इसलिए आप देखिए जितने भी विशाल विशाल जो प्राचीन देवी मंदिर है, वो सब क्या है, जंगलों में या जो आदिवासी इलाका है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें तो झील बहुत ही फेमस है चंपावत में। आपको दो चीज और बताना चंपावत में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक झील है जिसका नाम है श्यामला ताल। ये क्या है, इसके पानी क्या काले दिखते हैं। और इसी के तट पर एक आश्रम है जिसको मायावती आश्रम कहते हैं। कौन सा आश्रम है, मायावती आश्रम। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाए थे, मतलब उनका, उन्होंने उनका हेडक्वार्टर बनाया था।
देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने दो जगह पे अपना, जब राम कृष्ण मिशन बनाए थे, राम कृष्ण मिशन जब बनाए थे, तब उन्होंने दो जगह पर इसका मठ या आश्रम बनाए थे। एक तो उत्तराखंड के मायावती आश्रम, और दूसरा पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता में एक जगह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बेलूर मठ। ये दो मठ क्या बनाए थे, स्वामी विवेकानंद ने बनाए थे। तो मायावती आश्रम कहाँ पे है, चंपावत में। ये श्यामला जो ताल है इसके जस्ट बगल में है। बहुत ही अच्छा आश्रम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत से समय में ध्यान वगैरह किए थे, तो इसके लिए फेमस है। तो श्यामला ताल, अगर श्यामला कहते हैं, कभी भी श्याम ताल कहते हैं, तो श्यामला ताल अगर आपसे बोला जाए, तो इसके पानी, इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पानी क्या है, काले रंग का दिखाई देता है। और इसी के बगल में मायावती आश्रम है, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो आज हम यहाँ तक ही समाप्त करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको अगर कोई पूछना है तो आप लोग पूछिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। नया चीज शुरू करेंगे तो आगे नहीं। कल दो डिस्ट्रिक्ट आपको बता दिया हूँ, दो तीन। कल क्या होगा, थोड़ा सा हम उत्तराखंड के झील और जो नदी घाटी परियोजना है, जो डैम वगैरह है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बारे में बात करेंगे कल। तो ध्यान रखिएगा, तीन आप लोग डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा। अगर इसमें से और कोई भी और इम्पोर्टेंट चीज अगर आपको को मालूम होते हैं, तो जानकारी चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा कि इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि नहीं।